दोस्तों इस समय मैं अमृतसर में हूँ और ये अमृतसर का मेरा दूसरा ब्लॉग है। और दोस्तों मैं तैयार होकर जो है आज निकल रहा हूँ सुबह से, और कहाँ जाने वाला हूँ वो आपको पता चल ही जाएगा। और दोस्तों तो जो है ये देखिए हमारा ये होटल है, यहाँ पर हम रुके हैं आर्यन ग्रांड करके। तो इस होटल से हम निकल रहे हैं। दोस्तों ये हाथी गेट के पास ही पड़ता है, अमृतसर में एक जगह है हाथी गेट। तो अभी यहाँ से हम निकल लिए और ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम आके और यहाँ पर जो है आलू कुलचे हैं और पनीर कुलचे हैं, हम यहाँ पर ये सुबह नाश्ते में कर रहे हैं। बहुत भारी भोजन होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, तो ये भोजन हम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। तो भोजन के उपरांत जो है हम यहाँ से निकल लिए दोस्तों, और हम आपके यहाँ बता दें कि हम जा रहे हैं दोस्तों जलियांवाला बाग जो है वहाँ का जो स्मारक है वहाँ जा रहे हैं दोस्तों। तो अमृतसर के दूसरे ब्लॉग में आप सभी का एक बार पुनः अपने चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो इस जगह पर हम आ चुके हैं और यहाँ से यहाँ का पूरा जो परिसर है आपको नज़र आ रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा भव्य है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और दोस्तों ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी अन्य देश में आ गए हों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। तो यहाँ से हम चल रहे हैं और दोस्तों यहाँ से आज के ब्लॉग में हम जलियांवाला बाग का जो इतिहास है, संपूर्ण इतिहास, ये नरसंहार जो हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका जो पूरा जो इतिहास है वो हम सब कुछ जानेंगे दोस्तों। आप लोगों ने इतिहास में संक्षेप में चीज़ें पढ़ी होंगी। हम लोग जो है 10वीं कक्षा तक ये पढ़ते हैं और आज फ़िलहाल NCERTs में या फिर अब तो छोटी छोटी कक्षाओं में भी इतिहास आ रहा है, बट उतना विस्तार से नहीं होगा। तो उस इतिहास को विस्तार से बताने की कोशिश हम आज के ब्लॉग में करेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, ब्लॉग को अंत तक देखना है और आप लोग बताइएगा कि आपको क्या ये इतिहास मालूम था, कमेंट करके आप बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं दोस्तों। ये देखिए हम यहाँ का फ़िलहाल नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी दिन यानी कि 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की दोस्तों। इसलिए बैसाखी जो है, ये पर्व बैसाखी का पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सिख कम्युनिटी है वो जो है मिलजुल कर मनाते हैं और भव्यता के साथ मनाते हैं इनके जन्म दिवस के रूप में दोस्तों। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और वैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे दोस्तों। गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे दोस्तों। जैसा कि इसमें कहा गया कि 500 मीटर दूर पर जो है मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। तो ये 500 मीटर के आसपास ही है, जिसका नाम श्री हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर का नाम ही है, तो स्वर्ण मंदिर कह देते हैं या फिर श्री हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है, वो दोनों ही नाम है और ज़्यादातर लोग इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम चलेंगे, उसके पास पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आपको गोल्डन टेम्पल दूर से दिखा भी देंगे कि वो देखो नज़र आ रहा है दोस्तों। इसके बाद जो है अगला ब्लॉग जो है शायद हमारा बाघा बॉर्डर पे आएगा, जो 15 अगस्त पे आएगा, और जो अटारी बाघा बॉर्डर है, तो उसके बाद शायद हम स्वर्ण मंदिर का ब्लॉग लाएंगे। तो उसका इंतज़ार आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
अभी फिलहाल हम जा रहे हैं तो यहाँ से आपको ज़रूर दिखाएंगे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है ना, 500 मीटर के आसपास ही, बिल्कुल पास में ही है दोनों, जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर जो है पास पास ही हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी फिलहाल हम आगे चल रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अंग्रेज़ों की क्या मंशा थी, तो इसके इतिहास को भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं, पास ही है, बस आने वाले हैं। तो ये आपको द्वार नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। तो आप कभी भी आइए, 12 महीने और पूरा दिन रात खुला रहता है। तो ये पूरा यहाँ का नज़ारा है दोस्तों, देखिए। और यहाँ पर तमाम दुकानें भी लगी हुई हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं इत्मीनान से। पंजाब की जो भी वेशभूषा है, जो भी शैलियाँ हैं वहाँ की, जिस प्रकार के वहाँ पर कपड़े मिलते हैं, जो और भी जो चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो एक तरीके से हम देखें तो मेले की तरह लगता है वहाँ का नज़ारा पूरा दोस्तों। तो देखिए हम चलते जा रहे हैं और अब हम बात जो कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों की क्या मंशा थी, तो उसके इतिहास को जान लेते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध जो था हमारा 1914 से 1918, जो फर्स्ट विश्व युद्ध था, तो उसमें क्या था कि भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिनमें से 43,000, जी हाँ दोस्तों, 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। ये देखिए, ये जो है स्मारक दोस्तों, यहाँ पर जितने भी शहीद लोग हैं वो सब के नाम लिखे हुए हैं और कुछ तस्वीर में आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए सफ़ेद रंग का है और ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये गोल्डन टेम्पल आपको यहाँ से दिख रहा है ना। तो लगभग 500 मीटर की जो बात कही गई, पास में ही है, बहुत पास में, आप आराम से जा सकेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम जलियांवाला बाग के स्मारक पर जा रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी सी गली सी नज़र आ रही है, यहीं जाना हमें, ठीक है दोस्तों। तो हम चर्चा भी कर रहे हैं, अपनी जो इतिहास है वो उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप पढ़ पा रहे होंगे, और यहाँ से हम प्रवेश कर लिए हैं। और ये देखिए अब आपको ये सैनिक नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, ये भी जो लोग आपको दीवार पर नज़र आ रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, और प्राउड फीलिंग हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है ना, कि हम यहाँ पर आ पाए हैं, ये सब नज़ारा देख पा रहे हैं जो हमारा इतिहास था। तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा हमें। तो दोस्तों हम अपनी इतिहास पर पुनः चलते हैं कि युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए, जो क्या थे दोस्तों, जो कि इस भावना के विपरीत थे दोस्तों। ये देखिए यहाँ का परिसर आपको दिखा दें, और ये पढ़िए आप यहाँ पर टेपोग्राफी गैलरी 1 वीथिका कहते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा। और दोस्तों यहाँ से हम आगे चलते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है, गैलरी 1 एंट्री, है ना। तो इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे भी, और देखिए हरियाली, और ये देखिए दोस्तों, है ना। और ये डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जलियांवाला बाग, है ना। देखिए इसको हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके इतिहास पर पुनः चलते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ और अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया था। उसके बाद 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति नियुक्त की गई थी। दोस्तों ये आपने देखी, इस पे डिस्क्लेमर भी नज़र आ रहा होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के अंदर का जो नज़ारा वो दिखाते हैं आपको। देखिए तो दोस्तों ये सिडनी रॉलेट की बात कर रहे हैं। तो ये रॉलेट एक्ट आपने जो पढ़ा होगा, रॉलेट कर है, तो वो सिडनी रॉलेट नामक व्यक्ति था, उसने लागू किया था।
दोस्तों हमने एक अभी वीडियो बनाया था केसरी करके, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2, तो उसी के पर हमने एक वीडियो बनाया था सी शंकरन नायर। तो उसमें हमने रोलेक्ट एक्ट, मार्शल लॉ, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया था। दोस्तों वो हमारा वीडियो जो होता है फर्स्ट क्लास नॉलेज नामक चैनल पे है। दोस्तों वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। और इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है, मार्शल लॉ हो गया या फिर रोलेक्ट एक्ट क्या है, ये सब चीज़ें हमने विस्तार से बताई है ना। और क्या नाम, और भी तमाम सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और उसकी वजह से क्या है, आप उसके इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों अब क्या था कि जैसा कि अभी हमने बताया कि एक समिति बन गई, सेडिशन समिति, जिसकी जिम्मेदारी ये अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था, ये पता लगाना था। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपके सामने जो चल रहे हैं ये किसान लोग हैं, और ये देखिए कैसे इनको जेल में डाल दिया गया। ये तमाम सारी चीज़ें आप इस वीडियो के जरिए देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत, ये देखिए वीडियो के जरिए पहले आप देखिए, फिर हम आपको बता ही रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए द पंजाब एलिनेशंस ऑफ लैंड एक्ट 1901 है ना, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन बिल, ये सारी चीज़ें, लाला लाजपत राय है ना, सैयद हैदर रजा, सरदार अजीत सिंह है ना, ये देखिए बर्मा, ये देखिए आपको देखना बेहद ज़रूरी दोस्तों। जब कभी भी आप यहाँ पर आए हैं, अमृतसर आए, तो यहाँ ज़रूर जाइएगा दोस्तों, हमें अपना इतिहास मालूम होना बेहद ज़रूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था, जो आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिससे वो प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। देख रहे हैं ना आप, उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी। इतनी सारी चीजें थी दोस्तों। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं गांधी जी की। दोस्तों गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी से कड़ी सजाएं दी। इससे जनता का आक्रोश और भी बढ़ गया और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को बाधित किया। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर भी एक फिल्म सी चल रही, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये, और यहाँ पर हम देख रहे होंगे, तमाम सारे लोगों के साथ देख रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा इतिहास है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच रहा था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से खचाखच भरी रहती थीं। करीब 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को ये 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे ना होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ पा रहे होंगे। ये देखिए गैलरी 1, गैलरी 2 है ना, ये देखिए, और
यहाँ से देखिए गैलरी 3, गैलरी 4, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी कि क्या क्या यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के अत्याचार की। आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव और भी बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहां तहां गोलियां चलाते रहे, जिसमें 8 से 20 भारतीयों की मृत्यु हुई। अगले 2 दिनों में अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्र में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब की अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। दोस्तों ये देखिए ब्लैक संडे, सत्याग्रह और अंग्रेजी दमन, ये तमाम चीजें आप देख पा रहे होंगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध है ना, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इतिहास है, ये सब आप देखिए, ये देखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। दोस्तों ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर कलरफुल नजर आ रहा है ये माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोलीबारी की। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 10 मिनट में, ध्यान रखिए दोस्तों, 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान ही मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए। दोस्तों अभी हम आपको कुआं भी दिखाएंगे, जो कुएं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से पट गया। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जलियांवाला बाग जो है वो कभी जलाली नामक आदमी की संपत्ति थी। दोस्तों बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शब्द तो सिर्फ और सिर्फ कुएं से ही मिले। ये देखिए, ये जो है लोगों ने अपनी दास्तान सुनाई है, व्यथा सुनाई है, वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए द स्टेटमेंट ऑफ सरदार, ये देखिए शोकाकुलों के बयान हैं, तो आप यहाँ पढ़ें न ज़रा और इनकी दास्तान को फील कीजिए दोस्तों। कितनी भयावह वो रातें रही हैं, दिन रहे हैं। शोकाकुल के जो है ना, उनका जो शोक में उनका जो परिवार, वो सब कुछ बयान दे रहे हैं, वो सब कुछ लिखा है दोस्तों यहाँ। ये देखिए दोस्तों,
जैसा कि हमने आपको बताया कि 120 जो शव थे वो सिर्फ कुएं से मिले थे। शहर में अब कर्फ्यू लग चुका था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं। दोस्तों, इन 379 लोगों में 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। दोस्तों, अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। दोस्तों, करतूत बयानी। मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। देख रहे हैं दोस्तों, ये अपने अधिकारियों से क्या कह रहा है कि उसे मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि फौज ने आक्रमण किया। दोस्तों, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूं। फिर क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकृति दे दी। दोस्तों, इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन माउंटेगू ने 1919 के अंत में इसकी जॉब के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वो गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही ले चुका था और वहां ये निर्णय लेकर ही गया था दोस्तों, और वो उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था, जो कि उस संकरे रास्ते से जा नहीं पाई थी। अलग बात है दोस्तों, ये वही कुआं है। देखिए आप, ये कुएं को हम दिखा रहे हैं जिसमें लाशें पड़ी मिली थी। लोगों ने जब भाग नहीं पाए तो इधर उधर ही जो है इस कुएं में कूद गए दोस्तों। तो ये वही कुआं है जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। ये आज भी स्मारक में सुरक्षित है और यहाँ पर ये आप सब देख पा रहे होंगे दोस्तों। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को पदावन्नत करके कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट ना देने का निर्णय लिया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, यहाँ पर ये गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे होंगे, ये आज भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो यहाँ से फायरिंग हुई थी, गन फायरिंग। तो यहाँ पर ये सफ़ेद करके यहाँ पर ये छिद्र आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षित हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, जब कभी भी आप यहाँ आए तो आप मैंने देख पाएंगे दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, ऊधम सिंह नगर जो है वो पहले नैनीताल जिले में आता था, लेकिन अक्टूबर 1995 में इसे अलग जिला बना दिया गया। इस जिले का नाम स्वर्गीय ऊधम सिंह के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऊधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे।
इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। दोस्तों ये देखिए गुजरीवाला है ना, ये सब आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए लाहौर है ना, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों आप तो आप भी ज्ञान आपको आएगा और आप दंग रह जाएंगे ये सब घटनाओं को देख करके। ये देखिए दोस्तों यहाँ की क्या सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं दोस्तों। जनसंहार की खबर देश में फैल गई, ये सब चीजें आप देखिए। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। या दोस्तों ये जो नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, तो दोस्तों ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी। दोस्तों अगर आपको ये नाइटहुड की उपाधि क्या होती है, मार्शल लॉ क्या होता है, रोलेट एक्ट क्या होता है, जो केसरी चैप्टर 2 आई थी फिल्म, उसके विषय को लेकर ही हमने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट क्लास नॉलेज नामक चैनल पे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम वो सब बता पाएँ विस्तार से, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। दोस्तों आज़ादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। दोस्तों ये देखिए आप पढ़ पा रहे होंगे, जो हम बात अभी बताएं, मदन मोहन मालवीय को नियुक्त किया कांग्रेस ने, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी नजर आ रही होंगी। दोस्तों हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आजादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। दोस्तों उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया। पंजाब तब तक तो मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दोस्तों जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय ऊधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें गोली भी लगी थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो इसका बदला अवश्य लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चला के मार डाला। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये देखिए दोस्तों बुलेट मार्क्स यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऊधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की थी। दोस्तों इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर भी गहरा प्रभाव डाला। ये सारे आपको बुलेट मार्क्स नजर आ रहे होंगे दोस्तों इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के साइट पर एक स्मारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1923 में ट्रस्ट ने स्मारक परियोजना के लिए भूमि खरीदी थी। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल्क द्वारा डिजाइन किया गया एक स्मारक साइट पर बनाया गया था और 13 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में 19 नवंबर 2019 को पारित होने के पश्चात ये विधेयक संसद से पारित हो गया। इससे पूर्व लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को पारित किया गया था।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बिल पेश करते हुए कहा कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। दोस्तों, तथा घटना के वर्ष 2019 में 100 साल पूरे होने के अवसर पर हम इस स्मारक को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, अब इस विधेयक में प्रमुख प्रावधान क्या थे उसको जान लेते हैं। इस विधेयक के द्वारा जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। दोस्तों, इस संशोधन बिल में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम में कांग्रेस के अध्यक्ष को स्थायी सदस्य के तौर पर हटाने का प्रावधान है। विधेयक ये स्पष्ट करता है कि जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता है, केवल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ट्रस्टी बनाया जाएगा। ये विधेयक केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया कि वो ट्रस्ट के किसी सदस्य को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकती है। दोस्तों, इस संशोधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का न्यास के पदेन सदस्य होने का हक समाप्त हो जाएगा। उसके जगह पर लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता को सदस्य बनाया जाएगा। दोस्तों, जनता द्वारा वित्त पोषित जलियांवाला बाग ट्रस्ट की स्थापना साल 1921 में की गई थी। इसके नए न्यास का गठन साल 1951 में किया गया। नए न्यास में व्यक्ति विशेष को सदस्य बनाया गया तथा किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, अब सरकार निर्वाचित लोगों को संवैधानिक और प्रशासनिक पदों में शामिल कर रही है। किसी विशेष व्यक्ति को नामित नहीं किया जाएगा। साथ ही इन सदस्यों को हर 5 साल के बाद बदल दिया जाएगा। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग और आपने इसमें विस्तार से जाना कि जलियांवाला बाग घटना जो थी, नरसंहार जो था, वो कैसे घटी, अंग्रेज़ों की क्या मंशा थी, क्यों उन्होंने गोलियां चलवाईं, मार्शल लॉ क्या था, नाइटहुड की उपाधि क्या थी, है ना, रोलेक्ट एक्ट क्या था, और ये कुआं, बुलेट मार्क्स जो थे, जलियांवाला बाग के स्मारक जो थे, हमने डॉक्यूमेंट्री चीज़ें दिखाई, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी इस ब्लॉग के ज़रिए। यानी कि इन टोटलिटी कुल मिलाकर हम कहें कि आपने जलियांवाला बाग का जो स्मारक है उसका इतिहास भी विस्तार से जाना। दोस्तों, शायद ही लोग होंगे या फिर बहुत कम ब्लॉग होंगे जो इस प्रकार से विस्तार से उसका इतिहास को बताते हैं, चाहे वो धार्मिक वीडियो हो या फिर ऐतिहासिक कोई वीडियो हो। कोई भी व्यक्ति इतने विस्तार से चीज़ें नहीं बताएंगे। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मीनार सी नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ से फिलहाल एग्जिट है, अभी यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। पूरा ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। दोस्तों, हम संक्षेप में दिखा रहे हैं। लगभग यहाँ पर हमें घूमते हुए कम से कम 2.5-3 घंटे हमने इसमें दिया था, लेकिन हम आपके लिए 30-35 मिनट का वीडियो ही कुछ बना रहे हैं, क्योंकि हमने संक्षेप में आपको सारी चीज़ें रखी। मतलब ब्लॉग का जो चीज़ें थी हमने तो घूम के पढ़ा है, उसको देखा है, निहारा है, सब कुछ किया। लेकिन आप अगर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आप लोग चैनल पर जुड़ नहीं रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का भी हिस्सा बनिए दोस्तों। और दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये देखिए, फिलहाल हम बाहर निकल आए और ये मार्केट है, यहाँ से इस द्वार से निकले हम दोस्तों। तो अब मार्केट वगैरह जो कुछ भी शॉपिंग करनी हुई वो देख लेंगे। फिलहाल अब यहाँ से बाहर निकल लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।